यहां तक तो अपन ने पढ़ा दिया था, पोलन किट के कार्य तक मैंने पढ़ा दिया था। अब आगे प्रोसीड करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि परागकोश का स्फुटन। आज की क्लास का थीम रहेगा परागकोश का स्फुटन, यानी कि डिहेसेंस ऑफ एंथर। हाउ डू एंथर रप्चर, एंथर किस प्रकार से रप्चर होता है, आप ये तो सब जानते हैं, ये बताया था ना। ये क्या है, एंथर है, राइट। तो इस एंथर जो होता है ये किस प्रकार से रप्चर करता है, इसका एक मैकेनिज्म है, राइट। नाउ परागकोश के तथा इसमें उपस्थित पराग कणों के परिपक्वन के दौरान परागकोश की भित्तियों में परिवर्तन होते हैं। देखिएगा, जैसे ही क्या कहा मैंने, परागकोश के तथा इसमें उपस्थित परागकणों के परिपक्वन के दौरान, जब परागकोश परिपक्व होता है और उसके अंदर स्थित परागकण परिपक्व होते हैं, तो इसी दौरान परागकोश की जो भित्तियां होती है उनमें भी परिवर्तन होते हैं। आप सब जानते हो कि परागकोश के चारों तरफ कितनी भित्तियां हैं बेटा, 4 भित्तियां हैं, मालूम है। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स, टेपेटम। हिंदी में बोलूं तो अधिचर्म, अंतस्थीशियम, मध्य परतें और टेपेटम, ये तो आप सभी जानते हैं। तो इनमें क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। मतलब परागकोश का जब परिपक्वन होगा तो इसी दौरान परागकोश की भित्तियों में भी बहुत सारे परिवर्तन होंगे। सर्वप्रथम मध्य स्तर टेपेटम द्वारा खाद्य पदार्थ अवशोषित कर लेने के कारण नष्ट हो जाता है। मतलब आपको ये मैं पढ़ा चुका हूं कि मध्य जो स्तर होता है, मिडिल लेयर्स जो होती है, वह परागकण को पोषण देने के बाद में क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। मतलब मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि परिपक्व परागकोश के अंदर मध्य स्तर यानी कि मिडिल लेयर्स नहीं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये टेपेटम को न्यूट्रिशन देने के बाद में नष्ट हो जाती है। बात खत्म। चलो, अब आप ये भी जानते हो, परिवर्धन के दौरान एंडोथीशियम की कोशिकाओं की अरीय व आंतरिक भित्तियों पर सेल्यूलोज के रेशो से स्थूलन होकर वो मोटी हो जाती है। ये आप जानते हैं। क्या कहा था मैंने, परिवर्धन के दौरान ही जो एंडोथीशियम है, याद है एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर थी वो कौन सी थी बेटा, एंडोथीशियम की कोशिकाओं की अरीय और आंतरिक भित्तियां। अरीय मतलब समझते हो, रेडियल व इनर वॉल्स, ठीक है। रेडियल और इनर वॉल्स मतलब एंडोथीशियम की कोशिकाओं की रेडियल व इनर वॉल्स, राइट। रेडियल व इनर वॉल्स पर सेल्यूलोज के रेशो से स्थूलित होकर वो क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। याद है वो सेल्यूलोज के रेशे कौन से थे, अल्फा सेल्यूलोज, है ना। तो अल्फा सेल्यूलोज के डिपोजिशन के कारण कहां पर डिपोजिशन हुआ है, याद रखना, बाहरी भित्तियों पर नहीं हुआ है। एंडोथीशियम की बाहरी लेयर्स के ऊपर डिपोजिशन नहीं हुआ है अल्फा सेल्यूलोज के फाइबर्स का। डिपोजिशन एंडोथीशियम की कौन सी सेल्स की कौन सी भित्तियों पर, अरीय व आंतरिक भित्तियों पर ही स्थूलन हुआ है। अब टेपेटम की कोशिकाएं, आपको यह भी मालूम है कि टेपेटम की कोशिकाओं में जब यूबिश बॉडीज का निर्माण हो जाता है तो परागधानी की गुहा में लघु बीजाणु के निर्माण के साथ टेपेटम क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। आपको मालूम है कि लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु डेवलप हो रहे हैं। तो टेपेटम की कोशिकाओं में जब यूबिश बॉडीज का निर्माण हो जाता है, यूबिश बॉडीज में पूरा डिटेल में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो जब यूबिश बॉडीज का निर्माण हो जाता है तो आपको मालूम है कि टेपेटम की सेल्स क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। याद है, टेपेटम की सेल्स रप्चर हो जाती है, और रप्चर हो जाती है तो यूबिश बॉडीज कहां रिलीज हो जाती है, तो ये देखो, यूबिश बॉडीज मुक्त होकर लघु बीजाणुओं के बाह्य चोल यानी कि एक्साइन का निर्माण करती है, और इस परागकोश में बाह्य आवरण के रूप में अधिचर्म व एंडोथीशियम शेष रह जाती है। मतलब कुल मिलाकर यह है कि टेपेटम की कोशिकाओं में जब यूबिश बॉडीज का निर्माण हो जाता है तो परागधानी की गुहा में लघु बीजाणुओं के निर्माण के साथ टेपेटम क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि टेपेटम नष्ट होगी तभी तो क्या होगा, यूबिश बॉडीज लघु बीजाणु धानी की गुहा में मुक्त होगी, और वहां पर जाकर, बेटा समझ में आ रहा है, वहां पर जाकर और ये जो यूबिश बॉडीज है वो लघु बीजाणुओं के ऊपर यानी कि माइक्रोस्पोर के ऊपर स्पोरोपोलिनिन से निर्मित
एक्साइन लेयर का क्या कर देगी, निर्माण कर देगी, बात खत्म। इसका मतलब टेपेटम भी क्या होगी, डिसइंटीग्रेट होगी। कुल मिलाकर यदि नट शेल में पूरी बात को कहें तो जैसे ही परागकोश परिपक्व होता है और जब उसका डिहेसेंस होने वाला होता है, जब वो रप्चर होने वाला होता है, तो परागकोश के परिपक्व होने पर केवल उसके अंदर 2 ही भित्तियां शेष रह जाती है ना, 2 ही भित्तियां शेष रह जाती है, राइट। अधिचर्म और क्या है, एंडोथीशियम। अधिचर्म और एंडोथीशियम शेष रह जाती है, मतलब कि एक परिपक्व परागकोश के अंदर बेटा अधिचर्म और एंडोथीशियम केवल बची रहेगी और मिडिल लेयर्स और टेपेटम नष्ट हो जाएगी। क्लियर। नाउ एक खास बात और, डिहेसेंस को पढ़ाएं उससे पहले परिपक्व परागकोश की प्रत्येक पाली की दोनों परागधानियां परस्पर जुड़कर और एक ही परागधानी का निर्माण कर लेती है। मतलब समझ में आ रहा है इस बात का मतलब क्या है? मतलब हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मानो कि ये क्या है बेटा, ये परागकोश है, मानो कि ये परागकोश है, ठीक है, और ये इसकी 4 पालियां हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ये लाइन खींची यहां पर, द्विपालित परागकोश है, तो द्विपालित है तो एक पाली तो उसकी ये है ना बेटा, एक पाली तो ये है और ये दूसरी पाली है। समझ में आ रहा है, राइट। तो क्या हुआ, हम ये कह रहे हैं कि परिपक्व परागकोश में ये जो दोनों है, ये वाली परागधानी यानी कि लघु बीजाणुधानी, राइट, ये दोनों, इस ओर की ये दोनों और इस ओर की ये दोनों, ये क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी। ये दोनों फ्यूज हो जाएगी और फ्यूज होकर कितनी हो जाएगी, जुड़कर एक बन जाएगी। आर यू गेटिंग? ये और ये फ्यूज हो जाएगी और ये फ्यूज हो जाएगी। तो परागकोश के अंदर पहले कितनी परागधानियां थी, कितने पोलेंसेक या कितने माइक्रोस्पोरेंजियम थे बेटा, 4। लेकिन परिपक्व होने पर शेष कितने रह जाएंगे, केवल 2 ही रह जाएंगे। ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे, ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे, तो 4 की जगह पर कितने लघु बीजाणुधानी शेष रह जाएगी, कितने पोलेंसेक शेष रह जाएंगे, 2। बस वही बता रहे हैं इस पॉइंट में। परिपक्व परागकोश में प्रत्येक पाली की दोनों परागधानियां परस्पर आपस में जुड़कर एक परागधानी, किसका है, एक ही परागधानी का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। इस प्रकार परिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट में यदि देखोगे तो केवल और केवल 2, यहां पर स्टार लगाते, केवल 2 ही परागधानियां दिखाई देती है। मतलब आपको केवल 4 की जगह पर कितने पोलेंसेक्स दिखाई देंगे, 2। आप समझ पा रहे हो, ये सारे घटनाक्रम कब हो रहे हैं, डिहेसेंस ऑफ एंथर के ठीक पहले, जब परागकोश परिपक्व हो चुका है और रप्चर होने के लिए तैयार है। तो आपने क्या सीखा, मिडिल लेयर्स और टेपेटम डिसइंटीग्रेट हो चुकी है, केवल अधिचर्म और एंडोथीशियम शेष बची है और 4 पोलेंसेक्स की जगह पर केवल 2 ही पोलेंसेक शेष रह गए हैं। ठीक है, अब स्फुटन के ऊपर आते हैं कि आखिर परागकोश का स्फुटन कैसे होता है। तो परागकोश का स्फुटन यानी कि डिहेसेंस ड्राई सीजन में होता है बेटा, है ना। शुष्क का मतलब क्या होता है, ड्राई सीजन के अंदर होता है। और कैसे होता है उसके लिए बात समझना। परागकोश का स्फुटन शुष्क मौसम में होने से एंडोथीशियम की कोशिकाओं से जल की हानि होती है, क्योंकि ये आर्द्रताग्राही होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपसे कोई पूछे कि डिहेसेंस ऑफ एंथर के अंदर यानी कि परागकोश के स्फुटन में कौन सी परत भाग लेगी, तो आप कहोगे एंडोथीशियम। और क्यों, तो अपन ने पहले ये बात अपनी हो चुकी है कि एंडोथीशियम आर्द्रताग्राही परत होती है। तो बेटा आर्द्रताग्राही का मतलब होता है हाइग्रोस्कोपिक, जो आर्द्रता को क्या करे, ग्रहण करे, जो आर्द्रता को क्या करे, ग्रहण करे। तो देखो परागकोश का स्फुटन हमेशा ड्राई सीजन के अंदर होता है। ठीक है, तो ड्राई सीजन में होगा, तो ड्राई मौसम होने से एंडोथीशियम की कोशिकाओं से क्या होगा बेटा, जल की हानि होगी। राइट, क्यों, क्योंकि वह आर्द्रताग्राही परत है, तो ये आर्द्रता को ग्रहण करेगी और जल की क्या करेगी, हानि करेगी। तो शुष्क मौसम के अंदर एंथर का डिहेसेंस होगा, और वो भी किस परत से, एंडोथीशियम परत से होगा। एंडोथीशियम परत हाइग्रोस्कोपिक होती है, आर्द्रताग्राही होती है, और इसलिए जल की क्या करती है, हानि करती है। जल की क्या करेगी, हानि। अब जब जल की हानि होगी तो क्या होगा, वो आप समझने की कोशिश करें। राइट, इस डायग्राम को मैं अभी 2 मिनट के बाद में इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। राइट, क्योंकि ये जो डायग्राम है वो किसको शो कर रहा है बेटा, डिहेसेंस ऑफ एंथर को शो कर रहा है। लेकिन इस डायग्राम को हम पढ़ाएं उससे पहले थोड़ी सी थ्योरी क्लियर कर लेते हैं। आपने क्या देखा, एंडोथीशियम की कोशिकाएं जल की हानि कर रही है,
तो मुझे एक बात बताओ, जल की हानि कर रही है तो एंडोथीशियम की कोशिका सिकुड़ेगी या फूलेगी? बताओ। अरे सिकुड़ेगी या फूलेगी? कोई भी चीज जब जल की हानि करेगी तो फ्लैसिड हो जाएगी या टर्चिड हो जाएगी? तो ऑफकोर्स फ्लैसिड होगी। अब सुनो, एंडोथीशियम की कोशिकाएं कैसी थी? मानो कि ये एक एंडोथीशियम की कोशिकाएं मैंने बनाई, ये एंडोथीशियम लेयर है और ये उसकी कोशिकाएं बनाई है। तो उसकी जो बाहरी भित्ति होती है, ये बाहरी भित्ति है बेटा, राइट? उसकी जो बाहरी भित्ति होती है वो तो क्या होती है? बिल्कुल पतली होती है। बाहरी भित्ति तो क्या होती है? पतली। लेकिन इसकी जो भीतरी भित्तियां होती है, इसकी जो भीतरी भित्तियां होती है, ध्यान दीजिएगा, इसकी जो भीतरी भित्तियां हैं बेटा, आर यू गेटिंग? इसकी जो भीतरी भित्तियां हैं और इनर लेयर्स है, उनके ऊपर आपको मालूम है अल्फा सेल्यूलोज का स्थूलन हो चुका है। आर्य भित्तियों पर और आर्य भित्तियों के ऊपर, है ना? आर्य भित्तियों का मतलब अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ स्थूलन हो रहा है। आर यू गेटिंग? तो यहां पर ये क्या हो गया? स्थूलन हो गया है। याद है बेटा? यहां पर स्थूलन हो रहा है, लेकिन बाहरी भित्तियां तो पतली है ना, ये बाहरी भित्तियां पतली है। तो अब इन्होंने क्या किया? जल की हानि होने के कारण एंडोथीशियम की कोशिकाओं की भित्तियां सिकुड़ती है। ऑफकोर्स वाटर लूज होगा, वाटर क्या होगा? लूज होगा इनसे, तो वो श्रिंक होगी ना, यानी कि फ्लैसिड हो जाएगी बेटा, राइट? परंतु आंतरिक व बाह्य भित्तियां स्थूलित होने से सिकुड़ नहीं पाती। मतलब केवल ये वाली जो परत है, बाहरी परत, ये ही सिकुड़ेगी, लेकिन जो इनर लेयर है, इनर और जो रेडियल जो भित्तियां है, वो स्थूलित होने से सिकुड़ नहीं पाती। अरे भाई, वो सिकुड़ नहीं पाएगी, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर अल्फा सेल्यूलोज का स्थूलन हो चुका है। लेकिन बाहरी भित्तियां कैसी है बेटा? पतली होने के कारण सिकुड़कर अवतल हो जाती है। अवतल का मतलब समझते हो? कॉनकेव हो जाती है। तो जरा देखो, ओरिजिनली ये इस तरीके की थी, लेकिन ड्राई मौसम में क्या होगा? ड्राई मौसम में क्या होगा वो देखिएगा आप कि ड्राई मौसम में किस तरीके से होगा। ये देखो, ड्राई मौसम के अंदर ये इस तरीके से हो जाएगी। ये देखो, एक कोशिका को मैं यहां पर बना के बताता हूं। ड्राई मौसम में कोशिकाएं कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ये देखो, ये अवतल हो गई है। अवतल समझते हो? ऐसे ये देख रहे हो, ये कॉनकेव हो जाएगी। आर यू गेटिंग? लेकिन ये वाली जो है बेटा, ये वाली जो वॉल्स है, इनके ऊपर तो स्थूलन हो गया था, राइट? तो ये वाली तो अंदर की तरफ मुड़ेगी नहीं, यानी कि ये कॉनकेव नहीं होगी। समझने की कोशिश करो, आ रहा है समझ में? ये वाली जो लेयर्स है, इनके ऊपर तो अल्फा सेल्यूलोज का स्थूलन हो गया था, लेकिन बाहर वाली लेयर्स के ऊपर अल्फा सेल्यूलोज का स्थूलन नहीं हुआ था। तो बाहरी भित्तियां पतली भी थी, तो क्यों? क्योंकि उनके ऊपर स्थूलन नहीं हुआ था, तो वो सिकुड़कर अवतल हो जाएगी। ये सिकुड़कर, यहां से बेटा वाटर लॉस्ट हो गया है, ये इनसे क्या हो गया है? वाटर लॉस्ट हो गया है। तो ये सिकुड़कर कैसे हो जाएगी? अंदर की तरफ क्या हो जाएगी? इनकर्व्ड हो जाएगी, अंदर की तरफ मुड़ जाएगी, कॉनकेव हो जाएगी। अब सुनो, बाहरी भित्तियों के अवतल होने से, अब मुझे एक बात बताइए, बाहरी भित्तियां अवतल हो गई, ऐसे हुई है, अवतल ऐसे हुई है, ऐसे। तो बाहरी भित्तियों के कॉनकेव होने से संपूर्ण बाह्य सतह पर, पूरी की पूरी जो बाहर सतह है, बाहर की सतह है, उसके ऊपर क्या उत्पन्न होगा? खिंचाव बल उत्पन्न होगा, मतलब एक तनाव उत्पन्न होगा। आर यू गेटिंग? पानी के लॉस्ट हो जाने से, बाह्य भित्तियों के अवतल हो जाने से पूरी की पूरी जो आउटर सरफेस है, उसके ऊपर एक खिंचाव उत्पन्न होगा, एक तनाव उत्पन्न होगा, और इस खिंचाव बल के कारण, इस टेंशन के कारण स्टोमियम की पतली भित्ति युक्त कोशिकाएं फट जाती है। याद करो बेटा, स्टोमियम वह जगह थी जहां पर कि किसी प्रकार का स्थूलन नहीं हुआ था। एंडोथीशियम के अंदर वह स्थान, एंडोथीशियम पर वह स्थान जहां पर कि किसी प्रकार का स्थूलन नहीं हुआ था, जहां पर भित्तियां पतली थी, उस स्थान को मैंने क्या कहा था? स्टोमियम। तो मुझे एक बात बताओ, जब बाहरी भित्तियों के अवतल होने से संपूर्ण आउटर सरफेस के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, यानी कि तनाव पड़ेगा, फोर्स लगेगा, तो खिंचाव बल के कारण स्टोमियम तो वैसे ही पतली भित्ति युक्त कोशिकाएं थी, स्टोमियम की पतली भित्ति युक्त कोशिकाएं, याद रखना, स्टोमियम की पतली भित्ति युक्त कोशिकाएं, स्टोमियम के ऊपर स्थूलन नहीं हुआ था, तो स्टोमियम की पतली भित्ति युक्त कोशिकाएं क्या हो जाएगी? फट जाएगी, और फट जाएगी तो परागकोश स्फुटित हो जाएगा। तो बेटा, स्टोमियम की पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं फट जाती है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर दबाव पड़ता है, टेंशन आता है, उनके ऊपर तनाव आता है,
तो स्टोमियम क्या हो जाएगी, कोशिकाएं फट जाएगी। तो बस इस प्रकार से क्या हो जाएगा, एंथर का क्या हो जाएगा, डिहेसेंस। और दोनों परागधानियों में उपस्थित परागकण, दोनों परागधानियों, दो क्यों कहा, क्योंकि 4 की जगह पे वो 2 हो चुकी है ना मैच्योरिटी के ऊपर। अरे हर एक पाली की, हर एक लोब की जो पोलन सैक है वो फ्यूज हो गई है बेटा, और फ्यूज हो गई है तो केवल 2 ही तो पोलन सैक थे, 2 ही तो परागधानियां थी। तो दोनों परागधानियों में उपस्थित परागकण वातावरण में क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। वातावरण में क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। किस प्रकार से मुक्त हो रहे हैं, समझ में आ रहा है। ये टेंशन अंदर की तरफ लग रहा है, इनके इनकम होने से टेंशन पूरी सतह पर पड़ रहा है, और टेंशन से जो स्टोमियम कोशिकाएं थी, याद है एंडोथीशियम में वह सेल्स जहां पर स्थूलन नहीं होता था, उन सेल्स को स्टोमियम कहते थे। तो स्टोमियम वैसे भी पतली भित्ति युक्त है, तो उनके ऊपर दबाव पड़ेगा, तो पतली चीज तो पहले फटेगी ना। तो बस स्टोमियम वाले स्थान से क्या हो जाएगी, परागकोश फट जाएगा, और परागकोश फट जाएगा तो परागधानियां, जो 2 परागधानियां हैं उनके अंदर स्थित पोलन ग्रेन बाहर आ जाएंगे। बस इसी को हम क्या कह देते हैं, परागकोश का स्फुटन। जरा डायग्राम देखिएगा, ये देख रहे हो डायग्राम। आप एक खास बात देखो, ये डिहेसेंस ऑफ एंथर है, और ये भी कौन सा है, मैच्योर एंथर है। आप एक खास बात जो नोटिस करना है बेटा, उसको देखो कि इस परिपक्व परागकोश के अंदर, इस मैच्योर परागकोश के अंदर मैंने केवल 2 परतों को ही बता रखा है, क्योंकि 2 परतें तो नष्ट हो चुकी है, 2 परतें तो नष्ट हो चुकी है। आपको मालूम होना चाहिए कि परिपक्व परागकोश के अंदर केवल अधिचर्म और क्या होती है, अंतस्थीशियम, अंतस्थीशियम 2 ही परत होती है, जो कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और ये देखो, ये क्या है, स्टोमियम, यहां पर स्थूलन नहीं हुआ था, है ना। पतली भित्ति युक्त कोशिकाएं होती है, पतली भित्ति युक्त कोशिकाएं हैं बेटा। ये पतली भित्ति युक्त कोशिकाएं हैं, ये पतली भित्ति युक्त कोशिकाएं। बस यहां से क्या होगा, स्टोमियम वाले स्थान से स्फुटन होगा। स्फुटन बोले तो क्या, डिहेसेंस। बस यहां से डिहेसेंस होगा, और डिहेसेंस इस जगह से होगा। तो ये देखो, यहां से पोलन ग्रेन बाहर निकल रहे हैं, तो ये क्या है, स्फुटित होने से जो परागकण है वो बाहर निकल गए, ये परागकण बाहर निकल गए। इस प्रकार से क्या हुआ है, स्फुटन हुआ है। आर यू गेटिंग। तो क्या लिखा हुआ है, डिहेसेंस ऑफ अ मैच्योर एंथर। इस प्रकार से बेटा क्या होता है, डिहेसेंस होता है। इज इट क्लियर, आगे बढ़े। ऑलराइट, सो होप सो आपको परागकोश का पूरा डिहेसेंस आ गया होगा। इस तरीके से बेटा ये क्या है, डिहेसेंस ऑफ एंथर है। गॉट इट। चलो अब ये डिहेसेंस ऑफ एंथर का मोड क्या है ना, मोड ऑफ डिहेसेंस ऑफ एंथर। डिहेसेंस आखिर, चलो मान लिया कि सर डिहेसेंस का मैकेनिज्म तो पढ़ लिया, लेकिन आखिर डिहेसेंस जो है वो किस मोड के अंदर होगा। तो किस मोड का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं, ये जो हमेशा याद रखो, मोड ऑफ डिहेसेंस, जब मोड ऑफ डिहेसेंस की बात हो रही है तो यहां पर देख लेते हैं कि एंजियोस्पर्म्स में परागकोश का स्फुटन बेटा 4 तरीके से हो सकता है। या तो लंबवत हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल कहो, अनुदैर्ध्य कहो, व्हाट्स आपकी जो भी कुछ चॉइस है। लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है, या अग्रस्त छिद्र के द्वारा हो सकता है, एपिकल पोर के द्वारा हो सकता है, राइट। या फिर अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसफर्स, राइट, हो सकता है, या फिर कपाटीय वेल्वुलर हो सकता है, कपाटी हो सकता है। तो कितने तरीके हुए, 4 तरीके। वापस से बोल रहा हूं, एंजियोस्पर्म्स में परागकोश का स्फुटन 4 तरीके से हो सकता है। देखो ऐसे 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 सीखो, अनुलंब, छिद्रित, अनुप्रस्थ और कपाटीय। इंग्लिश में बोलूं, लॉन्गिट्यूडनल, एपिकल पोर, ट्रांसवर्स या फिर वेल्वुलेट। ठीक है, क्लियर है कैसे होता है। अब मैं आपको, ये 4 डायग्राम्स बने हुए हैं ना, राइट। अब कैसे होता है देखो, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब समझने की कोशिश करें। परागकोश का स्फुटन इस प्रकार से होगा, ये परागकोश की पालियां हैं, किस तरीके से डिहेसेंस होगा वो समझने की कोशिश करें। ये जैसे मान लीजिए कि ये मेरे दोनों हाथ है, राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ये मेरे दोनों हाथ है, यूं समझिए ये परागकोश की एक पाली है और ये दूसरी पाली है, समझ में आ रहा है। तो मान लीजिए कि परागकोश का स्फुटन यदि ऐसे हो, देखो यदि एंथर रप्चर ऐसे हो, इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल ऐसे,
ये कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब समझते हो, ऐसे अनुदैर्घ्य, अनुलंब, ऐसे। यदि एंथर रप्चर ऐसे हो, लाइक दिस, सी, ऐसे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। और एक और आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो एक डायग्राम बना के बताता हूं, सिंपल। ये देखो, ये बाइलोब्ड एंथर बनाया, ये बाइलोब्ड एंथर बनाया, ठीक है ना। अब किस तरीके से हो रहा है वो देखिए। मान लीजिए ये ऐसे, ये रप्चर इसका ऐसे हो, ऐसे, कैसे, ये देखो इस तरीके से हो, तो परागकण बाहर निकल जाएंगे इससे। तो अनुलंब बना कि नहीं बना, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है बेटा अनुलंब। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, अनुलंब। जैसे कैप्सुला में, यदि कोई पूछे कि कैप्सुला में डिहेसेंस कैसे होता है, तो कैप्सुला में जो डिहेसेंस होगा, कैप्सुला में जो डिहेसेंस होगा, क्योंकि कैप्सुला एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट है ना, तो कैप्सुला में डिहेसेंस होगा, वो कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि अनुदैर्घ्य। आ रहा है बेटा समझ में। चलो अब आ जाओ द नेक्स्ट वन। ये तो हो गया कैप्सुला और गॉसिपियम। गॉसिपियम समझते हो, गॉसिपियम मतलब कॉटन, गॉसिपियम बोले तो कॉटन, कंफ्यूजन मत करना, उनमें भी लॉन्गिट्यूडनल होता है, ठीक है। अब आ जाओ पोरस। पोरस मतलब समझते हो क्या होता है, छिद्रित, राइट, छिद्रित। और छिद्रित में मैंने क्या कहा था, एक एपिकल पोर बन जाता है, एपिकल पोर बन जाता है। एपिकल पोर कैसे बनेगा, ये देखो बेटा, ये बना रखे यहां, ये तो परागकोश है, उसकी पालियां हैं ये, और ऊपर क्या बन गए, ये छिद्र बन गए। आर यू गेटिंग। तो ये क्या है, एपिकल पोर है, एपिकल पोर है। बस इस एपिकल पोर से यहां से परागकण बाहर निकल जाएंगे, इस जगह से बाहर निकल जाएंगे। तो ये क्या हो गया, छिद्रित हो गया। अब आ जाते हैं सिंपल अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ किसमें मिलेगा, ओसिमम। ओसिमम समझते हो, तुलसी। ओसिमम क्या होता है, तुलसी। उसके अंदर क्या होगा, ये देखिएगा, ये परागकोश है, ये परागकोश है। अब स्फुटन कैसे होगा, देखो ऐसे, ये देखिएगा इस तरीके से। लॉन्गिट्यूडनल में कैसे हुआ था बेटा, ऐसे। अनुदैर्घ्य में कैसे हुआ था, ऐसे। अब यहां पर कैसे होगा, इधर देखिएगा ऐसे, सीयर। अनुप्रस्थ कैसा होता है, ऐसा, ऐसे, ऐसे, इस तरीके से खुल जाएगा ये, लाइक दिस टाइप। तो यहां से ये परागकण बाहर निकल जाएंगे, यहां से ये परागकण बाहर निकल जाएंगे। इज इट क्लियर और नॉट, ये चीज समझ में आ गई है, ये चीज समझ में आ गई है। तो यहां से अनुप्रस्थ परागकण इस तरीके से बाहर निकल जाएंगे, क्लियर। अब अनुप्रस्थ हो गया, ये वॉल्व्यूलर। वॉल्व्यूलर, वॉल्व्यूलर का मतलब क्या होता है, कपाटी है, जैसे कि बारबेरिस के अंदर, बारबेरिस के अंदर कपाटी। कपाटी का मतलब क्या होता है, और सिंपल बना के बताता हूं तुमको, लाइव बना के बताता हूं। कपाटी का मतलब क्या होता है, यहां से एक फ्लैप निकलता है, ऐसा फ्लैप, ये देखो ऐसा एक फ्लैप खुलता है, ऐसा, इस तरीके से फ्लैप की तरह। समझ पा रहे हो, ये ऐसे वॉल्व्यूलर कपाट की तरह खुलेगा, और यहां से परागकण क्या निकल जाएंगे बाहर, लाइक दिस। तो ये क्या हो गया बेटा, कपाटी। आर यू गेटिंग और नॉट, कपाटी, वॉल्व्यूलर। तो इसको हम बोलते हैं, दैट इज 4 टाइप्स के मोड ऑफ डिहेसेंस, है ना। ये डिफरेंट टाइप के मोड ऑफ क्या है, डिहेसेंस है। लॉन्गिट्यूडिनल, पोरस, ट्रांसवर्स, वॉल्व्यूलर। ये वॉल्व्यूलर का एग्जांपल क्या है, बेरबेरिस है। इसका एग्जांपल क्या है बेटा, बेरबेरिस है। इज इट क्लियर और नॉट, ये चीज समझ में आ गई है। चलो, ये था बेटा आज की क्लास में डिहेसेंस ऑफ एंथर। अब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन अब चालू होने जा रहा है, और वो है नर युग्मक जनन, यानी कि माइक्रोगेमिटोजेनेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। क्या कहा मैंने, नर युग्मक जनन, माइक्रोगेमिटोजेनेसिस। मतलब अब वो समय आ गया है कि मैं गैमेट का फॉर्मेशन कर दूं। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, युग्मक जनन, है ना, लघु
युग्मक जनन, मतलब इस पूरे प्रोसेस के अंदर लास्ट में मेल गैमेट बनाएंगे अपने बेटा। क्या बनाएंगे? मेल गैमेट, लघु युग्मक जनन, राइट, लघु युग्मक जनन, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। मतलब इस पूरी प्रक्रिया के अंत में मुझे क्या बनाने? नर युग्मक बनाने। तभी तो नर युग्मक मादा युग्मक से आगे चलकर जुड़ेंगे और निषेचन की क्रिया होगी। तो नर युग्मक जनन पढ़ा रहा हूं और यहां पर दो घटनाएं पढ़नी पड़ेगी, एक तो परागन से पूर्व और एक परागन के पश्चात। आर यू गेटिंग? एक तो पढ़ाना पड़ेगा मुझे प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, अभी पहले जो भी कुछ चलेगा वो परागन की क्रिया के पहले, मतलब परागकोश फटा नहीं है उससे पहले की ये घटनाक्रम हो रही है। और एक होगा जब परागकोश फट जाएगा और परागकण बाहर निकल जाएंगे, तो परागकण कहां पहुंचेंगे बेटा? स्टिग्मा की सरफेस पर, वर्तिका की सतह के ऊपर। तो फर्दर डेवलपमेंट कहां पर होगा? उसके ऊपर होगा। ठीक है, तो मैं बेटा क्या कहना चाहता हूं कि परागन से पूर्व पहले परिवर्तन पढ़ा रहा हूं। मतलब मैं, यदि मुझे नर युग्मक जनन पढ़ाना है, मुझे नर युग्मक का निर्माण करवाना है, तो मुझे दो स्टेप के अंदर इस प्रोसेस को पढ़ाना पड़ेगा, एक प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, एक पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। समझ में आ रहा है? प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट और पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। ठीक है, अभी जितना भी है प्री पॉलिनेशन का मतलब है कि परागकण अभी परागकोश के भीतर ही है, वो बाहर नहीं निकला है। परागकोश के अंदर रहते हुए ही उस परागकण के अंदर, उसके भीतर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, यह आप लोगों को देखना है, समझना है। जैसे कि परागकण या लघु बीजाणु, अब आपको मालूम है डिफरेंस, बहुत बार बात हो चुकी है बच्चों, ठीक है ना। परागकण या लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका माने जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, नर युग्मकोद्भिद कौन, यह भी बात हो चुकी है। जो आगे चलकर नर युग्मक बनाएगा, तो आखिर नर युग्मक किससे बनेगा? तो भाई परागकण से ही तो बनेंगे नर युग्मक। तो परागकण जो है वो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। यानी कि आई वांट टू से बेटा दैट द पोलन ग्रेन और द माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट की ये प्रथम कोशिका है। क्लियर? तो मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका कौन? मेल गैमेटोफाइट कौन है? जो क्या बनाएगा? मेल गैमेट बनाएगा। तो आखिर मेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए जो फर्स्ट सेल काम में आएगी वो कौन है? दैट इज कॉल्ड एज द पोलन ग्रेन। समझ में आ रहा है? नाउ परागकणों का जो विकास है बेटा, या जो अंकुरन है, परागकणों का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन, राइट, एवं उनका अंकुरन परागकोश की स्फुटन से पहले ही प्रारंभ हो जाता है। मतलब ये हुआ कि परागकणों का जो विकास है, डेवलपमेंट ऑफ एंथर है, यानी कि उनका जो अंकुरन है, उसकी शुरुआत कई लोग सोचते होंगे कि स्टिग्मा के ऊपर जाकर होगी, लेकिन परागकण का डेवलपमेंट परागकोश स्फुटित हो उससे पहले ही चालू हो जाता है, जिसको कि मैं अभी प्रूव करूंगा। डायग्राम की सहायता से हम एक एक चीज को यहां पर पढ़ाएंगे। तो परागकणों का विकास परागकोश रप्चर हो उससे पहले ही क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है बेटा। और इसीलिए तो क्या कहते हैं, परागकण के परागकोश के अंदर रहते हुए ही, परागकोश के अंदर रहते हुए ही, राइट, क्या करना पड़ेगा? परागकोश के अंदर रहते हुए ही परागकणों का विकास या अंकुरन परागकोश के स्फुटन से पहले ही क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। आर यू गेटिंग? मतलब इसे प्रिकॉशियस अंकुरन कहते हैं, इसे प्रिकॉशियस अंकुरन कहते हैं। आर यू गेटिंग? नाउ प्रिकॉशियस मतलब परागकोश के अंदर रहते हुए परागकण का अंकुरन। इस परागकण का परिवर्तन अपने मात्र स्थान पर ही प्रारंभ हो जाता है, इसे स्वस्थानीय परिवर्तन कहते हैं। क्योंकि परागकोश के अंदर रहते हुए ही परागकण का परिवर्तन हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इन सीटू डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इन सीटू डेवलपमेंट, राइट। अब परागकण में, परागकण से पूर्व, परागकण में परागन से भी पूर्व इसका एकमात्र केंद्रक असमान समसूत्री विभाजन करता है। असमान समसूत्री विभाजन करता है यानी कि अनइक्वल, यानी कि अनइक्वल समसूत्री विभाजन करेगा और दो केंद्रकों में क्या हो जाता है? निर्माण करता है। कहने का मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल। मानो कि ये बेटा परागकण है और ये उसका केंद्रक है, ये उसका केंद्रक है। तो परागकोश के अंदर रहते हुए ही, अभी परागकण परागकोश से बाहर नहीं निकला है, उसके अंदर रहते हुए ही इसका जो केंद्रक है ना, जो न्यूक्लियस है बेटा, उस न्यूक्लियस के अंदर जानते हो क्या होता है? माइटोसिस होता है। और वो जो माइटोसिस होता है वो भी कैसा होता है? अनइक्वल होता है। अनइक्वल माइटोसिस होता है, जिसके कारण दो केंद्रक बन जाते हैं। जिसके कारण दो केंद्रक बनेंगे, एक केंद्रक तो छोटा होगा और एक केंद्रक थोड़ा सा क्या होगा? बड़ा होगा।
आर यू गेटिंग? इस प्रकार से दो केंद्रक बन जाएंगे। अभी केवल केंद्रक का विभाजन हुआ है, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ है। तो इनमें से जो एक बड़ा केंद्रक है, बड़ा केंद्रक कौन सा दिख रहा है बेटा? ये वाला जो बड़ा केंद्रक आपको दिख रहा है, राइट? इससे तो हम क्या कहेंगे? नलिका केंद्रक, यानी कि इसको तो बोलेंगे ट्यूब न्यूक्लियस, इसको तो बोलेंगे हम ट्यूब न्यूक्लियस। आर यू गेटिंग? और दूसरा वाला इसको क्या बोलेंगे? मतलब एक तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, और जो दूसरा वाला है बेटा, दूसरा वाला जो है उसे हम कहेंगे जनरेटिव न्यूक्लियस। ये वाला, इसको हम बोलेंगे जनरेटिव न्यूक्लियस, है ना? इसको क्या बोलेंगे? जनरेटिव न्यूक्लियस। तो इनमें से एक बड़ा केंद्रक जो कोशिका द्रव्य के लगभग मध्य में स्थित है, उसे तो कहेंगे नलिका केंद्रक या कायिक केंद्रक। और जो दूसरा वाला जो है, राइट, जो कि परिधि पर स्थित है, राइट, और उस परिधि के ऊपर पाए जाने वाले को हम क्या कहेंगे? जननिक केंद्रक कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? जननिक केंद्रक, या जिसको कि हम जनरेटिव न्यूक्लियस कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? जनरेटिव न्यूक्लियस। सो कुछ समय पश्चात दोनों केंद्रकों के चारों ओर उभयोतल आकृति में कोशिका द्रव्य घनाकार होकर और विभाजित हो जाता है, जिससे दो असमान आकार की कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाहता हूं, नलिका केंद्रक, और यहां पर एडअप कर लेना कि छोटे केंद्र, इनमें से एक बड़ा केंद्रक और एक छोटा जो केंद्रक होता है, छोटे केंद्रक को, छोटा केंद्रक जो होता है, राइट, क्या कहा मैंने बेटा? जो छोटा केंद्रक होता है, छोटे केंद्रक को जननिक केंद्रक, जननिक केंद्रक यानी कि जनरेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। छोटे केंद्र को क्या बोलते हैं? जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। और ये कहां पर पाया जाता है? यह परिधि पर पाया जाता है। यह परिधि पर पाया जाता है। तो बताओ जल्दी से, ये जो न्यूक्लियस है जो परिधि के ऊपर पाया जा रहा है, ये तो है जननिक केंद्रक या जनरेटिव न्यूक्लियस, और जो लगभग कोशिका द्रव्य के मध्य में पाया जाता है उसे ट्यूब न्यूक्लियस यानी कि हम बोलते हैं नलिका केंद्रक या कायिक केंद्रक कहते हैं। तो दो केंद्रक बन गए बेटा। लेकिन ध्यान रहे, अभी केवल न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है, अभी केवल न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है, राइट, और न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है, लेकिन किसका डिवीजन नहीं हुआ है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ है। साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा तो क्या होगा? देखो, साइटोप्लाज्म डिवीजन हो जाएगा यानी कि साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, तो साइटोप्लाज्म के डिवीजन से दो असमान आकार की क्या बन जाएगी? कोशिकाएं बन जाएगी, दो असमान आकार की। कैसे? दो केंद्रक तो बनी चुके थे, राइट, दो केंद्रक तो बनी चुके थे, ये वाला बड़ा केंद्रक और ये वाला छोटा केंद्रक। अब क्या होगा? कोशिका द्रव्य जब विभाजित होगा तो ये एक बीच में पार्टीशन वॉल बन जाएगी। पार्टीशन वॉल बन जाएगी तो दो सेल बन गई बेटा। ये तो हो गई जनरेटिव सेल, ये तो हो गई जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल, और ये वाली हो गई ट्यूब और वेजिटेटिव, ट्यूब और वेजिटेटिव सेल। तो छोटी कोशिका जो है ये छोटी, और ये क्या है? बड़ी सेल। छोटी कोशिका को तो हम क्या कहते हैं? छोटी कोशिका जिसमें छोटा केंद्रक है उसे तो जननिक कोशिका, इंग्लिश में बोले तो जनरेटिव सेल, तथा बड़ी कोशिका जिसमें बड़ा केंद्रक है, बड़ी कोशिका जिसमें बड़ा केंद्रक है, उसे कायिक कोशिका यानी कि ट्यूब सेल या नलिका कोशिका या वेजिटेटिव सेल कहते हैं। क्लियर है? अब क्या होगा? ये जो पूरा प्रोसेस है बेटा, शीघ्र ही जनन कोशिका परागकण की भित्ति से अलग हो जाती है। शीघ्र ही क्या होगा? ये जो कोशिका है ना बेटा, कौन सी वाली? जनरेटिव सेल, ये इस परागकण की भित्ति, ये जो भित्ति है ना, भित्ति, परागकण की भित्ति, इससे अलग होने की कोशिश करेगी, राइट, इससे अलग होने की कोशिश करेगी। कौन? ये जनरेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल इस परागकण की भित्ति से पृथक होने की क्या करेगी? कोशिश करेगी, तथा नलिका कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरने लगती है। मतलब ये यहां से सेपरेट होगी बेटा। ये डायग्राम नंबर ए, ये डायग्राम नंबर बी, और यहां पर डायग्राम नंबर सी के अंदर देखो, ये तो अपनी कौन सी है? ट्यूब सेल है ना, नलिका कोशिका,
या वेजिटेटिव सेल। अब ये वाली जो सेल है यहां से सेपरेट हो जाएगी और सेपरेट होकर और कोशिका द्रव्य में निलंबित हो जाती है। ये कोशिका द्रव्य में निलंबित हो गई, मतलब ये जो सेल है वो यहां से सेपरेट हो गई और कहां पर सस्पेंडेड है, ये सस्पेंडेड है कहां पर, दिस इज जनरेटिव सेल। इट इज फ्रीली लाइंग इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ट्यूब सेल। ट्यूब सेल के साइटोप्लाज्म में क्या कर रही है, अंदर तैर रही है। अलग हो गई बेटा। शीघ्र ही जनन कोशिका परागकण की भित्ति से अलग हो जाती है और नलिका कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरने लगती है। बात खत्म। अब साधारणतया परागकण इस द्विकोशिकीय अवस्था में, द्विकोशिकीय व द्विकेंद्रकीय अवस्था में, बाइसेल्ड एंड बाइन्यूक्लिएट, भाई दो सेल है ना, दो सेल है और दो न्यूक्लियस है अवस्था में, पराग कोश से मुक्त हो जाते हैं। तो पराग कोश से परागकण राइट कितनी अवस्था में बाहर निकलते हैं, राइट कितनी अवस्था में बाहर निकलते हैं, दो कोशिकीय अवस्था में क्या निकल जाते हैं बाहर। अर्थात परागन की क्रिया के दौरान अधिकांश एंजियोस्पर्म में, अधिकांश मतलब कितना, 60%, ये एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दे रखा है, लगभग 60% एंजियोस्पर्म में तो परागकण दो कोशिकीय अवस्था में क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। लेकिन शेष 40% एंजियोस्पर्म्स में परागकण तीन कोशिकीय अवस्था में क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तीन कोशिकीय अवस्था में मुक्त होते हैं। तीन कोशिकीय अवस्था में कैसे मुक्त होते हैं, राइट ये तो हम अगले टर्न के ऊपर पढ़ेंगे। अभी केवल दो कोशिकीय अवस्था में ये बाहर निकले। इज इट क्लियर? सो आज के लिए इतना ही बेटा, फिर मिलेंगे जल्द ही।